अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को होने वाला जलसा अचानक क्यों मंसूख किया, इस हवाले से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में बेचैनी और मायूसी नजर आ रही है, वहीं इस मामले को लेकर क्या सराहें भी हो रही हैं। जबकि आज इस मामले पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जो हूबहू वही मौक़िफ़ है जो मौक़िफ़ आज़म स्वाति ने कल सुबह मीडिया के सामने बयान किया था। मगर दिलचस्प बात यह कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद जो मौक़िफ़ बयान किया है वो इमरान खान के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ नजर आता है। इसलिए इस पूरी सूरत हाल में अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका है कि इमरान खान को दीनी जमातों के एहतजाज और इंतशार फैलने के खदशे से किसने आगाह किया। क्या ये सब कुछ आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को बताया, या इन दोनों से पहले किसी और ने इमरान खान को सूरत हाल से आगाह करके जलसा मंसूख करने पर कायल किया था। इस हवाले से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत के बाद साथियों से गुफ्तगू में कहा है कि मुझे मालूमात दी गई थी कि खत्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं और इंतशार फैलने का खदशा है, इसलिए आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलवाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और 9 मई बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में डाल दिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी को हिदायत की कि वो 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। उन्होंने 8 सितंबर को NOC जारी किया है और अब अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। पार्टी क़यादत को हिदायत है कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो आपने रुकना नहीं है। इस दौरान एक साथी ने सवाल किया कि रात के पिछले पहर आपने आज़म स्वाति को पैगाम किसके जरिए भिजवाया, पैगाम रसा कौन था, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली। इस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस बात को रहने दें। इमरान खान ने कहा कि नून लीग को जब खदशा होता है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आ जाता है। नवाज शरीफ का बैग लंदन के लिए तैयार है, सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। इसके अलावा इमरान खान ने आज एक और अहम दावा करते हुए कहा है कि हुकूमत एक तरफ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गेम खेल रही है तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी को अफेक्ट करने की भी प्लानिंग की जा रही है ताकि उन्हीं से किसी और को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। ये दोनों सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुल्क भर में भरपूर एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने फैज़ हमीद के ट्रायल से मुतालिक सवाल पर कहा कि आप इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि फैज़ से मिलकर 9 मई करवाया। मैंने तो ज़ीरो से पार्टी शुरू की थी और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर 9 मई में फैज़ हमीद मुलविस था तो आप ओपन ट्रायल करें। ये ना मिलिट्री का इशू है और ना ही सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। यानी आज की गुफ्तगू में इमरान खान ये तासुर दे रहे हैं कि आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात से पहले उन्हें बताया गया था कि इस्लामाबाद में इंतशार का खदशा है, जिसके बाद उन्होंने दोनों रहनुमाओं को बुलाया। मगर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने साफियों से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान को मजबूर कर दिया गया था कि उनके नाम से जलसा मंसूख किया जाए और इसीलिए दोनों रहनुमा उनके पास गए थे। मगर इमरान खान ने अब वाज़ेह कर दिया है कि 8 सितंबर को वो मना भी करेंगे तब भी जलसा मंसूख नहीं किया जाएगा। इमरान खान से मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बताया गया, मुझे पैगाम दिया गया, मुझे बताया गया कि आप ये जलसा पोस्टपोन कर दें क्योंकि यहाँ पे खदशात हैं इंतशार के, क्योंकि यहाँ पे मजहबी जमातें सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट कर रही हैं। इमरान खान कहते हैं कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें कि वो मेरे पास आए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है। 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, उस जलसे को अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मंसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा, आपने नहीं मानना। यानी अलीमा खान ने पहले तो ये कहा कि बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति ने इमरान खान को जलसा मंसूख करने पर मजबूर किया, मगर जब उनसे सवाल हुआ कि आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को सूरत हाल से आगाह किया था या उनसे पहले ही इमरान खान को रिपोर्ट्स मिल चुकी थी, जिस पर अलीमा खान ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा कि अगर 7 बजे जेल खुल जाती है तो समझ लें कि दोनों चीज़ें ही हुई होंगी। इमरान खान ने आज़म स्वाति को बुलाकर जलसा कैंसिल कर दिया। हमें भी शौक था, तो उसी का रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है कि इस जेल में तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई अंदर जा ही नहीं सकता। इस्टेब्लिशमेंट ही घबराई हुई थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे।
आज़म खान सवाती ने कहा कि इमरान खान को रिपोर्ट मिली थी कि इस्लामाबाद में मजहबी जमातें इकट्ठी हो रही है, इंतशार का खदशा है। आप क्या ये समझते हैं कि इमरान खान को रिपोर्ट्स मिली थी या उन्होंने आके उनको बताया कि ये मामला है? मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें हुई हैं। मेरा ख्याल है आज सुबह 7 बजे अगर जेल खुल जाए तो दोनों ही हुआ होगा। अलीमा खान कह रही थी कि दोनों बातें हो सकती हैं, मगर आज़म सवाती ने कल जब जलसा मंसूख करने का ऐलान किया था तो उन्होंने बताया था कि इमरान खान ने उन्हें बताया था कि उन्हें कल रात कुछ रिपोर्ट्स दी गई थी जिसकी वजह से जलसा मंसूख किया जा रहा है। आज़म सवाती के इस ऐलान के बाद कई क्यासराइयाँ हो रही हैं और कई सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अहम बात यह कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत अडियाला जेल में इमरान खान की सहूलतकारी का नेटवर्क खत्म करने का दावा कर रही है, तो सवाल यह है कि इमरान खान को देर रात अडियाला जेल में पैगामात कैसे मिले, इमरान खान ने रहनुमाओं को पैगाम कैसे भेजे और सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हुई, किसने इस मुलाकात का इंतजाम किया। अभी तक हुकूमत की जानिब से इन सारे सवालों के जवाब तो नहीं आए हैं, मगर हुकूमती वज़रा जलसा मनसूखी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ताने कस रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जलसा मनसूख होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सरापा एहतजाज है और बाज़ रहनुमाओं ने तो अवामी सतह पर इस नाराज़गी का इजहार भी किया। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उसे फिर इजाजत ली जाए, कोई तुक नहीं। लाखों लोग आ रहे थे पाकिस्तान भर से, हमने बड़े बड़े दावे किए करेंगे। आज जो जलसा मुअख्खर हुआ है मुझे बहुत दुख हुआ है। वर्कर को ये बात कहना चाहता हूँ, एक कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पे और ये फैसला करवाएं कि ये एहतजाज का काम एहतजाज की कमेटी का हो। ये खान साहब के पास जाके और खान साहब से ये फैसले मुअख्खर करवाना, इससे वर्कर में मायूसी फैल रही है कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आज़म सवाती मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है। किसने भेजा, इजाजत कैसे मिली? बहुत सारे कश्मीर और जीबी के लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, ऑलरेडी हमारे साथ राब्ते में हैं। पूरा हमने प्लान तैयार किया हुआ था। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है कि जो अभी पता चला हमें कि वो जलसा की मनसूखी के हवाले से। बाकी हम बहरहाल ये कोर कमेटी में बात करेंगे, लेकिन मेरी राय अगर पूछी जाती तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जलसा होना चाहिए था हर हाल में। आपके लिए हैरत का बायस थी ये खबर? आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल, या आपको लगता था कि शायद आज भी कैंसिल हो जाएगा जलसा? हाँ, थोड़ा सा शॉकिंग तो था, क्योंकि पोस्टपोन होना तो आउट ऑफ कार्ड्स नहीं था, हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से सुबह हुआ तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस वक्त। इन मामला पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानेंगे कि ये जो सहूलतकारी कल हुई है इमरान खान की, ये कैसे मुमकिन हुई। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के लॉ एंड जस्टिस में। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जो बात कल आज़म सवाती ने मीडिया को बताई, वही बात आज इमरान खान ने भी बताई कि मुझे अडियाला जेल में रिपोर्ट्स मिली, मैंने अपनी पार्टी रहनुमाओं को अप्रोच किया, रात गए और फिर वो मुझसे मिलने आए 7 बजे, जहाँ पे ये फैसला हुआ कि जलसा मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि मजहबी जमातें भी उस दिन एहतजाज कर रही थी और उनका भी एहतजाज था। अब सवाल ये है कि इमरान खान ने पैगाम रसाई कैसे की, उनको रिपोर्ट कैसे मिली, 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई, ये सारी सहूलतकारी किसने की अकील साहब? सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। अगर नीड ऑफ द आवर अगर है और ज़रूरत ऐसी है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल एक उनकी हुकूमत है KPK में और उसके वज़ीर आला हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह सारे मामलात हैं, इनकी पार्टी को भी किया गया था, लेकिन इनकी पार्टी के चेयरमैन या दीगर जो लोग हैं शायद उनको सिक्योरिटी इदारों की और हुकूमत की बात पे तो शायद यकीन नहीं था। लेकिन हमने इनको ये कहा कि आप अपने KP के भी इदारों से चेक कर लें, जो आपके स्पेशल ब्रांच वगैरह ये दीगर जो हैं, तो उस पर फिर एग्री किए। अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑब्वियसली उन हुकूमत में हैं, एक सूबे के वो CM हैं, और उन्होंने देखा कि वाक़तन ये रिपोर्ट्स जो हैं ये सब्सटैंशिएट हो रही हैं और ये इनकी ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है, क्योंकि उससे पहले ही आपने देखा कि 4 दिन पहले एक शख्स एक मस्जिद में करीब वहाँ पे तरनौल में एक शख्स पाया गया और उसके पास एक मशकूक बैग भी निकला। तो ये कोई शौक़ से हमने NOC कैंसिल नहीं की थी, कोई ऐसे हालात थे। और उसके साथ साथ जो मजहबी जमातों का एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक अहम नौइयत का केस भी लगा हुआ था, उस पर भी
जो है वहाँ पे भी एहतजाज था। तो हम ये नहीं चाहते थे कि तमाम तर अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन होती तो ये मलबा सारा इसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / PTI पे ही गिरना था। तो कम से कम सियासत के लिए तो बहुत वक्त है। हाँ। सियासत तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन जब मुल्क को और बिलखसूस इस्लामाबाद में ऐसी एक सिचुएशन हो तो उसको डिफ्यूज़ करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये खबर ज़राए से तो आ रही थी, लेकिन आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन इमरान खान के साथ हुई वो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की हुई, क्योंकि 21 तारीख को जब आप लोगों ने या इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मनसूख कर दिया NOC, तभी PTI रात गए तक ये बात कर रही थी कि हम एहतजाज करेंगे, कंटेनर खड़े करेंगे तो कंटेनर भी हटाएंगे, लेकिन एहतजाज ज़रूर होगा। फिर आप कह रहे हैं कि हुकूमत और अली अमीन गंडापुर के मामलात हुए, मुज़ाकरात हुए, जो कि बानी PTI को कम्युनिकेट किए गए, ऐसा हुआ है? जी, हुकूमत ने बिल्कुल उनको इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि ये आपकी पार्टी के लोगों को हमने बताया है और शायद वो मानने से कासिर हैं कि वाक़तन ऐसी सिचुएशन है, सूरत हाल है। और डिस्पाइट नोइंग दिस परफेक्टली वेल कि वो आगे इस तरह के मामलात हो सकते हैं, तो आप मेरे ख्याल से शायद कोई इनमें यू शुड स्पीक सम सेंस टू दैम। और उन्होंने फिर वाक़तन अपने जब चेकिंग की और देखा और डिस्कशन की तो मैं आई थिंक सैनिटी प्रिवेल की और उन्होंने कहा कि वाक़तन ये बात है। फिर उनकी बात जो है बानी PTI से जेल में हुई और उसके बाद जो अगले दिन की मुलाकात थी, मेरे ख्याल से बानी PTI ख़ुद भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं और वो ये भी रिकन्फर्म करना चाहते थे कि वाक़तन जो CM साहब ने बात की है वो उसमें भी कोई सदाकत है कि नहीं है। तो रिकन्फर्मेशन के लिए उन्होंने ये सुबह मुलाकात की। और ये बात किस तरीके से हुई इमरान खान की और अली अमीन गंडापुर साहब की? क्योंकि पहले तो एक नेक्सस के हवाले से बात की जा रही थी जो कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट चला रहे थे मोहम्मद अकरम साहब, वो तो इस वक्त कस्टडी में है। तो वो जो थी वो तो अनऑफिशियल या गैर कानूनी चैनल से आपके मुताबिक एक गुफ्तगू हो रही होती थी, ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हुई है फिर बातचीत? देखिए, मैं इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं डिटेल ही में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसको देखते हुए, जांचते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए, इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक राब्ता हुआ और वो टू सर्टन एक्सटेंट ऑफिशियल ही था। अनऑफिशियल राब्ता कोई एक सूबे का CM जो है वो अनऑफिशियल राब्ता नहीं कर सकता। इसमें कुछ ऑफिशियलिटी ज़रूर इन्वॉल्व थी और वो उसकी वजह यही थी कि इस्लामाबाद में जो एक अहम नौइयत का केस था और सिक्योरिटी सिचुएशन की पेश नज़र जो है। तो पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने ब्रीफ किया इमरान खान को, फिर इमरान खान ने अपने 2 पार्टी के और रहनुमाओं को, जिसमें से एक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर थे, उनको बुलाया। सुबह 7 बजे अडियाला जेल में ये मुलाकात हुई। ये 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई? ये तो जेल का टाइम ही नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जेल का टाइम नहीं है, लेकिन जब ऐसी एक सिचुएशन और सूरत हाल आती है जिसमें इतनी सेंसिटिविटी और वो वक्त भी जब कम हो आपके पास, क्योंकि इन्होंने 4 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो ये था कि लोग भी कह रहे थे कि बड़े दूर दराज से इनकी पार्टी के लोगों ने आना, और कुछ लोग आए भी। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई आया नहीं, कुछ लोग आए जो गिने चुने लोग थे। तो कम से कम ये है कि अगर ये कोई ऐसी एक सिचुएशन बना रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई 9 मई का, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन थी कि कुछ लोगों से वहाँ पे डंडे भी बरामद हुए, कुछ लोगों ने पुलिस पे भी हमले किए, कुछ लोगों ने वहाँ पे बोरिया बिस्तरा बंद करके वो साजो सामान के साथ आए थे। क्योंकि अगर सिर्फ एक जलसा होता शहजाद साहब तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक पीसफुल हो सकता था, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ये बार बार ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुल्क के इदारों को नुकसान हो, और यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं और जो दीगर इमलाक हैं उसको भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कई उनके इवेंट्स में जिसमें इमलाक को नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे जलसे भी उन्होंने किए तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में, जो कि पुरअमन भी थे। तो ये दोनों स्टोरीज हैं। बट जो आप बात करें, कौन सा पुरअमन जलसा मुझे बता दें। तहरीक इंसाफ ने तो कई जलसे किए, मतलब सैकड़ों की तादाद में होंगे जलसे। तो लेकिन बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए, जिसमें 25 मई है इस्लामाबाद में जो हुआ उसमें इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जब यहाँ पे PTI पे हमला हुआ था, वो वाकयात भी हैं, जैसे मैंने कहा, उनको भी यकीनन झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बताइए कि अगर ये 7 बजे मुलाकात भी हो रही है, वो हुकूमत की बात भी सुन रहे हैं, तो इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें तो एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है ना आपके दरमियान और PTI के दरमियान। फिर भी वो आसानी से मान गए कि ठीक है आप मनसूख कर दें, 8 तारीख को आप अपना जलसा कर दें, हम NOC भी दे देंगे और सिक्योरिटी भी दे देंगे आपको। देखिए, ना मानने वाली तो कोई बात थी नहीं। और उसकी वजह यह है कि जो हाल ही में उनका तमाम तर ये एक रैकेटेयरिंग जो हो रही थी, जो रैकेट था, जो गैंग था, वो डिसमेंटल होना शुरू हुआ है। तो मैं कल भी ये जिक्र किया कि उनकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो चुकी है और उनके पाँव भी जो हैं डगमगा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जब उनके सामने ये चीज़ें रखी गई थी कि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है और हालात ऐसे हैं, और उनके अपने एक सूबे में जिसमें हुकूमत है उसका CM कह रहा है कि ऐसी बात है, जिसकी बात पे शायद उन्होंने ख़ुद भी एतबार नहीं किया और उसको डबल
चेक करने के लिए या रीचेक और रिकॉन्फर्मेशन के लिए अगले दिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे मुलाकात दो और पार्टी के अहम अरकान से की, तो उनको भी समझ आ गई है कि ना वाली तो कोई बात नहीं थी और उन्होंने शायद एक बुरे दिल से ही ये मंसूख कर दिया। पीटीआई के बहुत सारे लोग जब उठे होंगे 9 बजे, उनके लिए सरप्राइजिंग था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, जलसा मंसूख भी हो गया, 7 बजे मुलाकात भी हो गई है। क्या हुकूमत के लिए भी सरप्राइजिंग तो नहीं था कि मुलाकात भी हो गई, जलसा मंसूख भी हो गया? क्या हुकूमत का अमल दखल था भी इसमें, या आप लोगों के ऊपर ही लेवल पे काम हो गया, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं करवा दिया? बिल्कुल कतई ऐसी बात नहीं है शहजाद साहब, हुकूमत की नॉलेज में था, हमें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी। जब इनकी एनओसी कैंसिल हुई उसकी वजूहात और उसके बाद जितनी भी इवेंट्स अनफोल्ड हुई आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अवाम को उस वक्त राइट देयर एंड देन टू सिक्योरिटी सिचुएशन का हमने बता दिया कि उसमें जो लोकल इंतजामिया थी उन्होंने बताया कि ये इन वजूहात की वजह से जो है ये कैंसिलेशन हो रही है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि पीटीआई के अपने लोग ये इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लगाते हैं कि जेल में किसी से मुलाकात हो, क्या टाइम हो, ये इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ मॉनिटर भी करती है और उनकी मर्जी से होता है। तो यहाँ पे भी अगर 7 बजे मुलाकात हुई है तो हुकूमत की मर्जी से हुई है या फिर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी? देखें, मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कलेक्टिव एफर्ट था और ऑब्वियसली क्योंकि एक सेंसिटिव सिचुएशन थी, सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, उसकी पेश नज़र जो है एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ ये मुलाकात हुई। कलेक्टिव एफर्ट के बाद इनसिक्योरिटी तो आपकी नहीं बढ़ गई है? क्योंकि आज इमरान खान ने ये कहा है साफियों से बात करते हुए कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट से कोई कॉन्टैक्ट होता है तो नून लीग जो है फ़ौरन 9 मई को लेकर सामने आ जाती है। नहीं, कतन नहीं, हमें तो किसी चीज़ का ना खौफ है ना डर है और ना ही किसी किस्म की घबराहट है। और उसकी वजह ये है कि ये चाहते तो यही थे कि इनकी बातचीत हो, लेकिन मैं अभी भी आज भी आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आज की प्रोसीडिंग्स में जो गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने एक ब्लफ खेला है। असल में हकीकत ये नहीं है। क्या ब्लफ खेला है? कि मेरी कोई बातचीत चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो मुस्कुरा दिए जब बैकग्राउंड भी पूछा कि कैसे आपसे किसको पैगाम तो कैसे आप तक पहुंचा? अगर यही बात है, पहली तो बात है इस बात में कोई सदाकत नहीं है, कोई इस बात में सच्चाई नहीं है। अगर वाक़तन कोई सच्चाई है तो फिर उस बयानी का क्या करेंगे जिससे ये लोगों को इश्तियाल अंगेज़ी दिलवाते हैं अपने वर्कर्स को, जो नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, जो तमाम तर चीज़ें कह के लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने तो देखा सोशल मीडिया पे अकाउंट्स भरे पड़े हैं कि जो जलसा मनसूख हुआ और उसके बाद जिस तरह की इनकी इज़्ज़त अफजाई की गई इनकी पार्टी के लोगों की, इनकी पार्टी के अपने वर्कर्स ने, तो वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी एजेंसीज वगैरह ने कोई पैगाम रसाई इमरान खान तक नहीं की थी, जो भी पैगाम मिला था वो अली अमीन गंडापुर के साथ मिला था, ये कह रहे हैं आप? डायरेक्ट उनके साथ कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं खुला? नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं। हाँ, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक अगर डायरेक्ट भी ना हो तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट तो है ना। तभी रात के 3 बजे आजम स्वाति साहब को भी कांटेक्ट हो जाता है, 7 बजे जो है वो अदालत के जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं, मुलाकात भी हो जाती है। तो पीटीआई के कुछ लोग तो जो है इस पे ये बात कर रहे हैं कि शायद ये पहला मोमेंट है कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, और ये शायद आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे इमरान खान ने गुडविल जेस्चर शो किया है। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि उस वक्त उस सिचुएशन की ज़रूरत थी, इसलिए जो है कम्युनिकेशन शुरू हुई और कम्युनिकेशन भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं थी। अगेन मैंने आपको बता दिया कि सीएम साहब के थ्रू जो है ये तमाम तर बात हुई और इसमें इसी हफ्ते आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपने कहा था कि तहरीक इंसाफ से इमरान खान से बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजे खुले हैं। फिर सिक्योरिटी सिचुएशन की हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें दरवाज़ा ज़रूर खुला है और यहीं तक महदूद रहेगा। वन टाइम था, मेरे ख्याल से एक वन टाइम ये चीज़ थी। खुदा ना खास्ता की सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी 8 तारीख को दोबारा। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई गिव एंड टेक हुआ है कि अब 8 सितंबर को आप जलसा करें, टाइम आपकी कंडीशंस होंगी कि आपने इतने बजे करना है, इस जगह पे करना है, और आपको एनओसी भी मिल जाएगा, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, ये गिव एंड टेक हुआ है हुकूमत की जानिब से? हमने एक 40 नुकात का इनको एनओसी दिया है और उनके 40 के 40 नुकात पे इनको अमल पैरा होना पड़ेगा। उसमें तो कोई छूट नहीं है, उससे तो कोई ममानियत नहीं है इनको। लेकिन बात यह है कि इनकी अपनी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी, पाकिस्तान के शहरियों की सेफ्टी सिक्योरिटी, इससे अबव दिस कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, इन तमाम तर चीज़ों को, और इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स जो गिरदोनवा में इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स हैं, आपने अपने कैपिटल की सिक्योरिटी और सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो हमने 40 नुकात में बयान की हैं इनको, और इन्होंने एग्री किया है। अगर ये अब किसी एक नुक्ते से भी हटते हैं तो ये उसकी वायलेशन में होंगे। हमने इजाज़त और एनओसी 8 तारीख के लिए इसलिए दी है क्योंकि हम अदालत में ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमने इनको इजाज़त देनी है। कंडीशनल है, इट्स कंडीशनल। लेकिन वो तो जब जलसा हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा एक दिन पहले फिर कैंसिल कर देंगे कि देखें नहीं खतरात हैं सिक्योरिटी के, या कोई और मसला है, या कोई और इस दफ़ा जलसे उधरने के लिए आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा? अगर हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने 9 मई जैसा कोई एक और
ऐसा सानिया करने की कोशिश की या उस तैयारी के साथ आए, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि स्पेशल ब्रांच की, इंटेलिजेंस की और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं और वो मिल जाती हैं। सही, तो आपकी तरफ से भी जो एनओसी है वो भी सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव है। अच्छा, एक और बात आज इमरान खान ने की, क्योंकि आपका ताल्लुक लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री से भी है। उन्होंने कहा है कि एक गेम खेला जा रहा है जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोशिश की जाएगी, और अगर एक्सटेंशन ना हो तो साथ साथ ये भी काम हो रहा है कि जो सीनियरिटी का अमल है उसको इफेक्ट किया जाएगा और फिर अपनी मर्जी का कोई जज, यानी किसी जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। क्या ये पैकेज जिसको कहा जा रहा था एक जुडिशल पैकेज है, ये अभी भी कंसिडरेशन में है? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर उन्होंने कोई ऐसी कैलकुलेशंस की हैं तो पता नहीं कैसे की हैं, क्योंकि अभी फिल वक्त तो ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी है और ना किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में आपको दरकार होती है, जो कि फिल वक्त ये क्लियर कट सिचुएशन है, रिजर्व सीट वाला मामला, उसका ऑर्डर डिटेल नहीं आया। जब उसका ऑर्डर डिटेल आ जाएगा तब इस पे बात हो सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, या अगर ये कहें कि किसी को सीनियरिटी प्रिंसिपल, तो इस मुल्क में कब ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट किया है? पर ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना हुकूमत कोई ऐसी चीज़ कंसिडर कर रही है। जो सीनियरिटी प्रिंसिपल होगा वही सीनियरिटी प्रिंसिपल। कल क्योंकि जब मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की, तो ये खबर भी सामने आई कि अगले हफ्ते तरमीम के लिए, कानून और आइन में तरमीम के लिए कुछ बिल जो है वो पेश किया जाएगा असेंबली में। तो क्या इस बिल के हवाले से बातचीत हुई है? नहीं, इस बिल के हवाले से शहजाद साहब बात नहीं है। कुछ और लॉ मेकिंग है, जो बिल्स हैं जिसमें वेरियस अमेंडमेंट्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इस वीक में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से कोई ऐसा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इस पर लिखा भी जा रहा है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है अदलिया में, चाहे फैसले हों, वो सिर्फ इसी तनाजुर में हो रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाए। ये आप सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड 2-3 सहाफ़ियों ने खबर दी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तो खुद कह चुके हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो हुकूमत की तरफ से दरवाज़ा बंद हो चुका है, या कहीं ना कहीं स्पेस है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको मेजॉरिटी मिल जाती है तो फिर आप ये कर डालेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहता हूँ कि कानून में और आइन में बेहतरी आनी चाहिए, और एज़ पार्लियामान हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है और हमारी सर्विस है कि हम उसमें बेहतरी लेके आएँ। सबसे पहली अगर आपको मिसाल दूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि अशद ज़रूरत है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो मुद्दत मुलाजमत की एज है रिटायरमेंट की, वो 62 साल है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो इज़्ज़त-माब जजेस हैं उनकी 65 है। तो इसमें डिस्पैरिटी है, क्योंकि इन प्रैक्टिस में हमने देखा कि कोई शख्स, अगर कोई वकील एलिवेट होता है, हाई कोर्ट का जज बनता है, तो वो जज होने के उस पूरे प्रोसीजर में फिर उसकी दौड़ होती है कि मैं किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो जाए। तो ये अगर ये डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाए शहजाद साहब, तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। और वैसे ही इसमें बड़े मुल्क में अच्छे लीगल माइंड्स हैं और अच्छे जजेस हैं, जिनकी अगर कोई मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी करनी पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट का जजेस जो हैं वो टिल लाइफ होते हैं, उनकी तो वो कोई रिटायरमेंट की एज ही नहीं है। मिसाल देने का मकसद है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं एक मिसाल वैसे आपको, हुकूमत आती है, खुद अपॉइंट करती है वहाँ पे जज को, चीफ जस्टिस को, और वो फिर जब तक कोई आके उनको हटाए ना या रिटायर नहीं होते तब तक वो रहते नहीं। वो रिटायरमेंट की बात नहीं, जब तक उनकी हयात है या जब तक उनकी सेहत इजाजत रिटायर ना हो, तो बिल्कुल इसी तरह। तो ये कोई ये इंटेंट है? नहीं, इंटेंट नहीं है। मैं वैसे एक मिसाल दी कि दुनिया पूरी में ऐसी चीजें होती हैं और कोई ऐसी अचंभे वाली या कोई एनॉमली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने। शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इंडोर्स किया कल आज़म सवाती की बात को कि उन्हें रिपोर्ट्स मिली कि मजहबी जमातों का भी आज एहतजाज होने वाला है, लिहाजा उन्होंने आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाया और जलसा मनसूख करने का कहा, जिसके बाद उन्होंने 9 बजे 9:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि जलसा मनसूख किया जा रहा है। लेकिन बैरिस्टर अकील हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे, कह रहे थे इमरान खान को कोई रिपोर्ट्स कहीं इस्टेब्लिशमेंट से या एजेंसी से नहीं मिली है, वो अली अमीन गंडापुर ने उनको बताया और कन्विंस किया कि इन हालात में जलसा करना मुनासिब नहीं होगा। तो क्या सारी पैगाम रसाई अली अमीन गंडापुर जरिए से हुई थी? देखें, उनसे पूछें कि अली अमीन गंडापुर साहब का जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ या जेल में इमरान खान साहब के साथ किसके ज़रिए से वहाँ टेलीफोनिक रब्ता हुआ या किसी भी ज़रिए से रब्ता हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब के पास क्या वो ज़राए और वसाइल थे जिसके ज़रिए वो इमरान खान साहब के साथ वो गुफ्तगू कर सकते? सवाल तो ये पैदा होता है। तो ज़ाहिर है नेचुरली इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि ये जो उन तक मैसेज पहुँचाया गया, तो जिनके ज़रिए पहुँचाना चाहिए था उन्हीं के ज़रिए ही पहुँचाया गया, और
ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने माजी में भी आपने देखा होगा कि लाहौर में जब जमान पार्क में थे और इस तरह के सरकमस्टांसेस हुए तो उन्होंने अपनी रैली मनसूख कर दी और वापस वो चले गए। अगर के सियासी तौर पर, हालांकि इसमें हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ शहरों से आ चुके थे, इवन बलूचिस्तान से, सिंध से, GB से, कश्मीर से और पंजाब से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हमारे साथ राब्ते में थे, मुख्तलिफ जगहों पर वो ठहरे हुए थे। हर हाल में जलसे की हम अनाउंसमेंट कर चुके थे, लेकिन जो उन तक पोर्ट्रे की गई जो सिचुएशन, ज़ाहिर है खान साहब कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं चाहेंगे कि मुल्क में कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जो कि इन्होंने करने की कोशिश की। आपने देखा कि कल सारे मोटरवेज बंद किए हुए थे, फैज़ाबाद बंद था, 26 नंबर चुंगी बंद थी, इस्लामाबाद के तमाम जो एंट्री पॉइंट्स है वो सब जगह। अच्छा शोएब साहब, क्योंकि आपने कहा कि ये पूछना चाहिए हुकूमत से कि अली अमीन गंडापुर का राब्ता कैसे हुआ, ये मैंने पूछा उनसे और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फैसिलिटेट किया इसमें, क्योंकि एक ऐसा मामला था, एक अर्जेंट मामला था जिसमें हुकूमत भी चाहती थी कि इस मौके पे ये जलसा ना हो, क्योंकि पहले ही यहाँ पे एक एहतजाज हो रहा है तो इससे मामला बिगड़ सकते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने फैसिलिटेट किया इस कम्युनिकेशन को, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने फाइनली कन्विंस किया इमरान खान को कि इन हालात में नहीं होना चाहिए जलसा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रात को उन तक मैसेज पहुंचाया गया, खान साहब तक, और खान साहब ने का मैसेज फिर वापस पहुंचाया गया, सवाती साहब और गौहर साहब को भिजवाया गया और उसके बाद जाकर के खान साहब से मुशावरत की गई और खान साहब ने इन हालात में वो फैसला किया। इन हालात में खान साहब ने एतमाद कर लिया, क्योंकि वैसे तो बड़ा मिसट्रस्ट है इस वक्त हुकूमत के दरमियान, तहरीक इंसाफ के दरमियान, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, PTI के दरमियान, तो उन्होंने बात मान ली बड़े आराम से कि ठीक है, हाँ इसमें तो हालात बिगड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो हमारी लीडरशिप गई थी, वरना तो लीडरशिप गई थी, उनके साथ डिटेल डिस्कशन हुई होगी, उनकी डिस्कशन के नतीजे में उन्होंने ये फैसला किया होगा। इनके ऊपर तो एतमाद करना तो मेरा नहीं ख्याल, खा वो एस्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमती नुमाइंदे हों, कि इनके ऊपर हम एतबार कर लें या खान साहब एतबार कर लें, और इनसे कोई बईद भी नहीं है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। कल भी आपने देखा कि जी हमको मस्जिद से पता नहीं कोई मशकूक थैला बरामद हो गया। पिछली दफ़ा जब हमारा जलसा था 6 जुलाई को, उससे 3 दिन पहले जी वहाँ 2 दिन पहले कि जी वहाँ ग्रेनेड एक जंगल में को फेंक के चला गया को बंदा। तो इस तरह की इनकी हरकतें तो बहुत पुरानी हैं। लेकिन शोएब साहब, मुझे याद है कि इससे पहले भी इमरान खान का एक बयान था जो उमर अयूब साहब ने बाहर आके मैसेज दिया, हमने आपसे पूछा तो आपने कहा बिल्कुल इसको इमरान खान के एक गुडविल जेस्चर के तौर पे देखना चाहिए। तो कल इमरान खान को अप्रोच किया जाता है जिसकी वजह से इमरान खान जलसा मनसूख कर देते हैं, तो क्या ये भी इमरान खान की तरफ से, PTI की तरफ से गुडविल जेस्चर है, इसको ऐसे ही समझा जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि खान साहब ने कभी भी ये नहीं चाहा कि आप ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, और स्पेशली जो उन तक पहुंचाया गया कि अगर उनके खिलाफ फैसला आ गया, जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब सुन रहे थे, तो उससे जो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मजहबी जमातों का और सबका एक बाकायदा अनाउंसमेंट थी पब्लिकली के उनके खिलाफ एहतजाज होगा, तो इस बात का इम्कान जाहिर किया गया उनको जब जो पहुंचाएंगी बातें कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो जाहिर है तो वो उसको अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाएगी। तो आई थिंक कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद खान साहब का ये फैसला था सही। तो ये बात दुरुस्त बात है कि खान साहब ने कभी भी ये नहीं चाहा कि, आपको याद होगा 25 मई 2022 में भी उन्होंने जब देखा कि लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद इस हद तक बढ़ने का इम्कान हो चुका है, हालांकि एक लॉफुल तरीके से वो आए थे, और उसके बाद उन्होंने वो धरने का जो प्रोग्राम था उसको कॉल ऑफ की। वैसे शोएब साहब वो लॉफुल तरीके से नहीं आ रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आपकी पार्टी ने अश्योर किया था कि वो रेड जोन की तरफ नहीं आएंगे, इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, H9 ग्राउंड तक महदूद रहेंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच चुके थे, जिना एवेन्यू पे वो पहुँच चुके थे, तो वो लॉफुल नहीं था। और उस पर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो एक जज साहब ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। देखें, वो उसको अगर आप देखें, वो मैंने ही पिटीशन फाइल की थी सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से, जिस तरह इन्होंने रास्ते रोके थे, रास्ते बंद किए थे, पूरे पंजाब में क्रैकडाउन किया था। आपको याद होगा नासर जावेद इकबाल के घर में पुलिस घुस गई थी, और कई जगहों पर उन्होंने जो कुछ 500 वकला को भी गिरफ्तार कर लिया था लाहौर से। वो सारी चीज़ें सबके सामने, लेकिन बात ये थी कि उन तक क्या मैसेज पहुँचाया गया, कहाँ तक नहीं पहुँचाया गया। वो वैसे भी रेड जोन में वो दाखिल नहीं हुए थे,
हाँ, ये अलग बात है कि मैसेज पहुंचाने से पहले उन्होंने कहा था कि लोग रेड जोन में पहुंच लेकिन जाएं, इस वक्त मामला ये है कि आज जो गुफ्तगू की इमरान खान ने, जिसपे वो कह रहे हैं कि ये खदशा था कि इंतशार फैलाकर ये फिर हम पे डाल दिया जाता है, जैसे कि 9 मई डाल दिया गया है, तो ये खदशा तो 8 सितंबर को भी रहेगा तहरीक इंसाफ के लिए। जब भी आप जलसा करने जाएंगे ये खदशा तो रहेगा कि इंतशार होगा, फिर आप पे डाल दिया जाएगा, बकौले आपके कि आप पे डाल दिया जाएगा, तो ये तो फिर कभी भी आप जलसा नहीं कर सकेंगे इस तरीके से। तो नहीं, वो तो जलसा तो हमारा, कल ये खान साहब तक ये बातें ना पहुंचाई जाती या ये खान साहब का हुक्म ना आता, मैं तो कल सुबह से मेरे हाई कोर्ट में पहुंच गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेके। कोर्ट के सामने ये अंडरटेकिंग दे चुके थे और कोर्ट ने किसी सूरत इनको छोड़ना ही नहीं था। और अभी भी हमारा राइट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाकी है, वो हमने पिटीशन कर दी है और हम समझते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। देखें, हमने तो कल हर हाल में करना था, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे सिवाय खान साहब के हुक्म के। ज़ाहिर है उनके अलावा कोई किसी की नहीं थी अथॉरिटी के कोई ये कहता कि जी आप करें या ना करें। हमने हर हाल में करना था, हमारी पूरी तैयारी मौजूद थी। हर साइड, हर रोड, हर जगह से हम निकलते और जिस जगह पे ये रोकते उस जलसे के पास भी होते और जिस रोड और जिस जगह पे ये रोकते वहीं एक जलसा भी होता, धरना भी होता और प्रोटेस्ट भी होता। कल बहुत बड़ा एक हमारा देखिए, सियासी एक्टिविटी तो हर जमात का हक है और अगर आप जलसा करना चाहते हैं तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी के एक नॉर्म्स होते हैं उसमें वो बिल्कुल करें। अब ये बैरिस्टर वकील साहब कह के गए कि 8 सितंबर को एनओसी तो हमने जारी कर दी है, बट वो भी कंडीशनल है। 40 हमारे नुकात हैं जो फॉलो करने होंगे, जिसमें किस वक्त जलसा होगा, लोगों का जो आमदो रफ्त है वो मुतासर नहीं होगा, ये तमाम लवाजमात आपने पूरे करने होंगे। तो क्या इसी को मद्देनजर रखते हुए 8 सितंबर को जलसा करेंगे? देखिए, वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस एक जनरल किस्म की वो डाल देते हैं, वो हर एक में अंदर मौजूद होती है। दैट इज नॉट एन इशू। इशू ये होता है कि इन्होंने अब एक दिन पहले फिर कैंसिल करना है या नहीं करना। इनके ऊपर अभी भी मुझे कोई एतबार नहीं है। मुझे एतबार इसलिए नहीं है कि ये कठपुतली हैं, इनके पास ना अख्तियार है। जो फैसला करेगी एस्टैब्लिशमेंट करके इनको सिर्फ कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट भी शायद ना करते हों। डीसी इनका मुलाजिम थोड़ा है, वो तो उनका मुलाजिम है। और जो जिनके कहने पे फैसले होते हैं या करते हैं, इनसे किसने पूछा है? मुझे पूछे, मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ कर 10 दफा इन्होंने कहा जी जाएं आप बताएं जी कहाँ आपने जलसा करना है, परेड ग्राउंड में कर लें, फला कर लें। हम हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गए हैं कि इस्लामाबाद के 3 जगह हैं जहाँ हमेशा जलसे होते हैं। हमने हुकूमत वक्त अगर जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो फिर हम हुकूमत वक्त के हवाले से बात करेंगे। लेकिन आपको अब यकीन है कि 8 सितंबर को जलसा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि मनसूख कर दें, लेकिन फिर भी जलसा होगा इस मरतबा? जलसा तो 100% होगा। मनसूखी के बारे में मुझे फिर भी यकीन है कि मनसूखी एक दिन फिर भी करेंगे। इनके ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है, इन लोगों का और इस ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि ये ना इंडिपेंडेंट है ना इनके पास अख्तियार और इक़्तिदार है। इनको पता है कि जिस दिन भी जलसे की कोई अनाउंसमेंट होगी, लोगों ने पूरे पाकिस्तान से आना है। लोगों ने ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से बल्कि पूरे पाकिस्तान से आना है, अब वो केपीओ या बाकी सूबे। आपको लगता है कि अब एक और कॉल होगी जलसे की तो लोग निकलेंगे? क्योंकि आप जैसे रहनुमा ही जब बेचैन और मायूस है कि बार बार कॉल दी जाती है, बार बार मनसूख कर देते हैं जलसा, तो एक जो वर्कर है, सपोर्टर है, जिसमें कई लोग जो है कल सवाबी इंटरचेंज पे पहुंच गए, कुछ और लोग किसी और मकाम पे पहुंच गए, वो तो अब कह रहे हैं कि यार ये तो वही वाली कहानी है जो बचपन में सुनाई जाती थी कि शेर आया और शेर आता नहीं था। जिस दिन शेर आया तो उस दिन गाँव वाले नहीं पहुंचे। देखें, मैं आपको बताऊं, 6 जुलाई को भी यही हुआ था। 6 जुलाई का जो फैसला हुआ था हमारा, उस वक्त भी हमारा कारकुन मायूस हुआ था और परेशानी हुई थी, लेकिन आज भी हुआ है। मैं ये समझता हूं कि अब 8 सितंबर को कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। अब चूंकि खान साहब ने खुद ही वाजे कर दिया है कि अगर मैं भी कहूँ तो अब आपने कॉल ऑफ नहीं करना, तो इसलिए अब वो चीज़ें, वो सर्कमस्टांसेस नहीं हैं। और फिर वो अननेचुरल किस्म के जो सर्कमस्टांसेस बने थे कल वाले खत्म नबूवत के हवाले से, आपने देखा है हमारे लिए तो सारे रास्ते मसदूद बंद थे। आप देख लें कि कल रेड जोन में फिर सारे बंद करके मैं 2 घंटे पैदल चल के हाई कोर्ट में पहुंचा हूँ, तो वहाँ वो बाकी लोग किस तरह पहुंच गए? अब मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आपने रेड जोन रखा है, 144 लगाई है, उन लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट, मैं उनके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ हर एक को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अनटिल भाई रेड जोन भी है तो जाए लोग, ठीक, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई तोड़ फोड़। साहब, एक और बात, मैं क्योंकि आप कानूनी माहिर भी हैं, एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा था। अभी बैरिस्टर वकील साहब से भी हमने पूछी, क्योंकि आज इमरान खान ने फिर सहाफियों से कहा है कि एक तो गेम प्लान ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी है, और साथ साथ में एक ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको अफेक्ट किया जाए, वो खत्म किया जाए, ताकि हुकूमत के पास चॉइस हो कि किसको जो है चीफ जस्टिस मुकर्रर करना है। अब ये इमरान खान साहब तवातर से बात कर रहे हैं। अभी बैरिस्टर वकील साहब ने भी कहा कि एक तो हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी फिलहाल नहीं है, दूसरा वो कह रहे हैं ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। फिर काजी फाइज साहब 1-2 सहाफियों के जरिए ये पैगाम भी दे चुके हैं कि मैं तो फिर इमरान खान बार बार ये क्यों बात कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि काजी फाइसा साहब सहाफियों के जरिए क्यों इन्फॉर्मेशन देते हैं? वो तो वैसे तो अगर उनके ऊपर इल्जाम लगे या कोई भी बात हो वो ओपनली करते हैं।
वो खुद अपनी स्टेटमेंट अपनी तरफ से क्यों नहीं देते कि जी मुझे नहीं चाहिए, किसी सूरत मुझे देंगे तो ये रिजाइन पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि 3 महीने पहले इनका नोटिफिकेशन हुआ था, आपको याद है 21 जून को इनका नोटिफिकेशन हुआ और 18 सितंबर को इन्होंने होते ना था, और अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं अभी तक नोटिफिकेशन आया मंसूर शाह साहब का, ताकि ये एक लेकिन बाइंडिंग तो नहीं है ना कि 2 से 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन तो हफ्ता 2 हफ्ता पहले भी आ सकता है, 2 दिन पहले भी आ सकता है, मगर जब इस तरह के वहाँ तो अताब बंदियाल के साथ ये नहीं था कि उनको एक्सटेंशन मिल रही है। यहाँ जब इबहाम की सिचुएशन पैदा हुई है, जब इबहाम की सिचुएशन हो तो उसको कर्ब करने और उसको खत्म करने के लिए खुद कह दें गवर्नमेंट को, फिर भाई नोटिफिकेशन ले आओ, गवर्नमेंट खुद ले आए। गवर्नमेंट की भी जब कह रहे हैं कि हमारी नीयत नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट तो उससे पहले कई दफा ये आजम नजीर तारक कह चुका है कि जी हाँ हम लाने लगे। और दूसरी बात यह है कि ले आए, नोटिफिकेशन कर दें, चीजें सारा ये इबहाम या अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कच्चे के इलाके में डकैतों की मौजूदगी और इनकी कार्रवाइयां रियासत के लिए कड़ा इम्तिहान बन चुकी हैं और इसके मुस्तकिल खात्मे में नाकामी एक सवालिया निशान बनती जा रही है। कल एक अफसोसनाक वाक़े में रहीमिया खान के हदूद में कच्चे के इलाके में डाकुओं ने पुलिस की 2 मोबाइल्स को भारी असले से निशाना बनाया, जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 7 पुलिस एहलकार डाकुओं के इस हमले में जख्मी हुए हैं। आज शहीद होने वाले एहलकारों की रहीमिया खान के पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG पंजाब समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। इस मौके पर IG पंजाब ने कहा कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा और कच्चे के डकैतों के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन किया जाएगा। 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी किए हैं। कल का वाक़या डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है। हम लोगों ने ये चौकियाँ, ये फ्रंट कैंप, ये बेस कैंप्स लगाए ही इस वजह से ताकि इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, कोई नो गो एरिया ना रहे। ये भी एक केस ऑफ एम्बुश है। इसके अंदर चूंकि मौसम के टेरेन में वजह से ऐसी बारिशों के पानी की वजह से गाड़ियाँ फंसी और उन गाड़ियाँ फंसने की वजह से ये डिले हुआ, लिहाजा उनको उसका एडवांटेज मिला क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे वो हैं। लेटेस्ट थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट भी हासिल किया गया है इसी काम के लिए ताकि उनकी एडवांस मूवमेंट का पता चले। CTD स्पेशल ब्रांच और IB से एडवांस इंफॉर्मेशन भी आती है, लेकिन अगर एक ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसें तो उसको नाकामी करार दिया जा सकता है। हाँ, मैसिव लॉस ज़रूर है और इसका बदला भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। IG पंजाब अब डकैतों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मगर इस पूरे मामले में पुलिस की अपनी हिकमत अमली पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाकया कल रात ऐसे वक्त पेश आया जब वहां पहले बारिश की वजह से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए जमीन नासाज थी और रात की तारीकी ने पुलिस एहलकारों की जानों को मजीद खतरे में डाल दिया था और फिर वही हुआ जिसका खतरा था। कल रात जब पुलिस एहलकारों की 2 मोबाइल्स कच्चे के इलाके में ड्यूटी के बाद वापस आ रही थी, इस दौरान एक पुलिस मोबाइल कीचड़ में फंस जाने के बायस वहीं रुक गई और उसी दौरान उन पर डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। और अब डकैतों के हमले के निशाना बनने वाली पुलिस एहलकारों के हमले से पहले की एक फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जिसमें पुलिस जवान कह रहे हैं कि लगता है कि आज हमारा आखिरी टाइम है, क्योंकि हम ऐसी जगह रात में सफर कर रहे हैं जहां कोई दिन में भी नहीं आता। बच्चे खड़े होते हैं। हाँ, राइफल सदा राइफल तो आ रही है यहाँ पर। हाँ, ये बड़ा है आखिरी टाइम है। आखिरी टाइम पता हो ना, चेंजिंग ही टाइम को कच्चे थी नींद नहीं बन। पुलिस एहलकारों ने हमले से पहले ही खुद पर हमले के खदशे का इजहार कर दिया था। डाकुओं के इस हमले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और इस हमले को अब तक डाकुओं की तरफ से सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला पंजाब IG पंजाब समेत तमाम आला अफसरान रहीमिया खान में मौजूद हैं और दावा किया जा रहा है कि हमला आवर डाकुओं के सरगना बशीर शर को हलाक कर दिया गया है। अहम बात यह कि पुलिस का दावा है कि 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के मास्टरमाइंड को 24 घंटों के अंदर ही मार दिया गया है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमलावरों के सरगना का तयन कर लिया गया और कुछ ही घंटों में उसे तलाश करके हलाक करना इस कदर आसान था, तो फिर यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? इतने बड़े साने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? अहम बात यह कि डाकुओं के खिलाफ पिछले साल पंजाब और सिंध ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे ग्रैंड ऑपरेशन का नाम दिया गया था और रवां साल अप्रैल में वजीर दाखिला की सरबराही में नेक्टा ने भी कच्चे के इलाके में एक मजबूत ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। IG पंजाब ऑफिस से दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक ये ऑपरेशन 60,000 एकड़ के कच्चे के इलाके में किया गया था,
जिसमें अब तक 65 डाकुओं की हलाकत हो चुकी है। 26 डाकुओं ने खुद को सरेंडर किया है और 60 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ हालिया ऑपरेशन के बावजूद अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और दीगर जराइम की वारदातों का सिलसिला अब भी जारी है। और मार्च 2024 की सिंध हुकूमत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान कच्चे के इलाके के डकैतों ने 400 अफराद को अगवा किया था। इसके अलावा पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2021 और साल 2022 में कच्चे के डाकुओं ने 57 अफराद को कत्ल किया, जबकि 27 अफराद को ताउन के लिए अगवा किया गया, जबकि इसके अलावा 50 डकैती की वारदातें भी की गई थी। अहम बात यह कि पुलिस के मुताबिक कच्चे के डकैत अगवा बराए तावान के लिए हनी ट्रैप और सस्ती गाड़ियों के इश्तिहार लगाने से समेत दीगर गैर मामूली तरीके वारदात इस्तेमाल करते हैं। कच्चे के डकैतों के वारदातों की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने 2022 में अगवा बराए तावान की मद में तकरीबन 1 अरब रुपए तक की रकूम हासिल की थी। अहम बात यह कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ माजी में मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए गए हैं, जिनमें पुलिस के अलावा रेंजर्स और पाक फौज की मदद भी हासिल की गई है, लेकिन यह मसला अब तक बरकरार है। बीबीसी की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2016 में कच्चे के छोटू गैंग ने 22 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया था, जिनकी बाजियाबी के लिए उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फौज की मदद मांगी थी, जिसके बाद उस इलाके में ऑपरेशन ज़रबे आहन किया गया था। इसके अलावा मार्च 2021 में रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल सारिक में डाकुओं की पनाहगाहों को तबाह किया था, लेकिन कुछ अरसे बाद डाकू वहां पे दोबारा मुनज़्ज़म हो गए। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस के बावजूद डकैतों की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद ये सवाल पैदा होता है कि इन डकैतों के खिलाफ रियासती ऑपरेशन जुज़वी तौर पर ही कामयाब क्यों पाते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स और माहिरीन की राय को देखा जाए तो इलाके की जोग्राफी, कल्चर, डकैतों के सियासी और इंतजामी ताल्लुकात और पुशमनाही, असले की आसान स्मगलिंग के अलावा इलाके की मईशत और माशरत का भी अहम किरदार है। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि महज ये डाकुओं का मसला नहीं है, बल्कि इस इलाके के समाजी और इक़्तिसादी मसाइल से भी ये बात जुड़ी हुई है। इसके अलावा कच्चे के इलाके की ज्योग्राफी भी अहम फैक्टर है। कच्चे का इलाका सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर तीनों सूबों में फैला हुआ है, जिसमें ज़्यादातर दरियाए सिंध के दरमियान के जजीरे और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, जिन तक पुलिस की रसाई भी इतनी आसान नहीं है। इसके अलावा कच्चे के डकैतों के पास जदीद असला भी मौजूद है और अहम बात यह कि असले की फरामी में पुलिस और मकामी जमींदारों का भी अहम किरदार है। और इस मामले में साबिक IG पंजाब आरिफ नवाज खान पुलिस की सहूलतकारी का एतराफ़ भी कर चुके हैं, जबकि रवां साल अप्रैल में सिंध पुलिस के 3 एहलकार पुलिस मोबाइल में असला स्मगल करते हुए गिरफ्तार भी हो चुके हैं। यानी रियासती निज़ाम के अंदर ही इन डकैतों की पुष्पनाई हासिल है, जिसकी वजह से ये मसला अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत पाकिस्तान को अगले 3 सालों में $7 अरब कर्ज की रकम मिलना है। मगर स्टाफ लेवल मुआहदे को तकरीबन 1.5 माह गुजरने के बावजूद अब तक IMF बोर्ड ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह दोस्त ममालिक से $12 अरब का कर्ज की रकम रोल ओवर ना होने को करार दिया जा रहा है। अहम बात यह कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कुछ रोज पहले यह दावा किया था कि IMF बोर्ड अगस्त के आखिर में मुआहदे की मंजूरी दे देगा, और अब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दावा किया है कि IMF बोर्ड से सितंबर में मुआहदे की मंजूरी की उम्मीद है। जबकि आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मेलखम से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि कमर्शियल बैंकों से फंड्स की फरामी के लिए मुस्बत बातचीत हुई है। बैनुल-अक़वामी एजेंसियों की जानिब से रेटिंग बेहतर होने से कमर्शियल बैंकों का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद में लेंगे। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर साहब ने। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि अगस्त में IMF का बोर्ड जो है वो अप्रूव कर देगा इस प्रोग्राम को, लेकर अब कहा जा रहा है कि सितंबर में होगा। ये रुकावट क्या आ रही है? क्योंकि माजी में हमने देखा है सऊदी अरब, चाइना और UAE से जो रोल ओवर की रकम है वो बासानी रोल ओवर हो जाती है, लेकिन अब तक की जो इतलात है 12 बिलियन में से $1 बिलियन की रोल ओवर होने के हवाले से अपनी खबर आई है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है ये एक मेजर इशू है, और जब तक IMF के प्रोग्राम के तहत ये पूरे 3 साल के लिए है और ये जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इसकी कंफर्मेशन IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के, उनकी तरफ से नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान की तरफ से जो LOI है, लेटर ऑफ इंटेंट, जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक ने साइन करके भिजवाना है, उस टाइम तक पाकिस्तान जो है वो नहीं भिजवाएगा। तो अभी ये कंफर्मेशन का जो प्रोसेस है
ये जारी है। एक तो आपने रोल ओवर की बात की, रोल ओवर में $12 बिलियन जो है वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपके सामने एक और बात भी रखना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये रोल ओवर है बल्कि कुछ इंक्रीमेंटल की बात भी हो रही है, कुछ इजाफा भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और इस इजाफे के बायलैटरल के इजाफे के साथ साथ हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव हो, तो फिर ये जो मिडल ईस्ट बेस्ड बैंक्स हैं इनके पास भी पाकिस्तान वापस जा सके। चूंकि आज से 2 साल पहले तक ये जो कमर्शियल फाइनेंसिंग पाकिस्तान को अवेलेबल थी ये कम से कम $2.3 बिलियन थी पर एनम, जिसमें सिंडिकेट फाइनेंस भी थी और कमर्शियल फाइनेंस भी थी। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि कम से कम $1 बिलियन इसमें से इस साल जो है वो हमें मिले। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी अगर वो मिल भी जाती है तो हमारा गैप मौजूद है। पिछले दिनों चंद दिन पहले जब स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग थी तो गवर्नर स्टेट बैंक से भी इसके बारे में बात हुई। वो इस सारे मामले को प्ले डाउन को करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का कोई गैप नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी अथॉरिटी के साथ कंफर्म कर सकता हूँ कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप अभी भी मौजूद है, एक प्रोसेस के अंदर हैं। और कोशिश ये है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर हम उस फाइनेंसिंग गैप की कंफर्मेशन हासिल कर लें ताकि LOI को साइन करके भिजवाएं और सितंबर के दौरान पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ये $7 बिलियन का जो पैकेज है वो मंजूर हो जाए। जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की गुफ्तगू हुई है अशरफ मलखम साहब से, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उनको ये बताया गया है कि जो 37 मंथ्स का पीरियड है IMF प्रोग्राम का, उसमें तकरीबन एक्स्ट्रा जो फंडिंग चाहिए होगी फाइनेंसिंग वो $3 बिलियन की है और इस साल $2 बिलियन की ज़रूरत होगी। और आप कह रहे हैं कि उसके लिए मिडिल ईस्ट के बैंक्स से भी जो है रब्ता कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि मेहताब साहब, पिछले साल 2023 में हमने देखा कि पाकिस्तान के जो माली हालात थे ख़राब थे, बातें हो रही थी डिफ़ॉल्ट की, हमारे रिजर्व $3-3.5 बिलियन तक आ चुके थे। उस वक्त से लेकर हम काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं, तकरीबन $9.5 बिलियन के रिजर्व्स हैं, क्रेडिट रेटिंग कुछ हद तक हमारी बेहतर हुई है। तो क्या वजह है कि उस वक्त रोल ओवर हो गया और इस वक्त जबकि IMF कह रहा था कि आप अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे 3 साल का रोल ओवर करवाएं, लेकिन फिर खबर आई कि शायद 1 साल के लिए वो माने, लेकिन वो भी अभी हतमी नहीं हुआ है। तो उसमें कोई रुकावट है या आप समझते हैं सिर्फ ये एक टाइम लगता है इस प्रोसेस में और ये हो जाएगा बासानी? देखिए, रोल ओवर तो एक प्रोसेस है और उम्मीद ये है कि ये हो जाएगा। लेकिन मैं पहले जैसे आपको बताया कि सिर्फ रोल ओवर का इशू नहीं है, कुछ इंक्रीमेंटल की भी कोशिश जो है वो जारी है। हम चाहते ये हैं कि हम बायलैटरल से भी थोड़ा इंक्रीज करवाएं, तो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो टाइम लगेगा, इस वजह से ये टाइम लग रहा है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो यही है जो आपने मेंशन भी की कि पहले ख्वाहिश थी कि हम 3 साल के लिए रोल ओवर हासिल कर लें, लेकिन वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट हमें ये कहा गया है कि 1 साल का रोल ओवर जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। ये प्रोग्राम बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 3 साल का है, लेकिन पहले साल की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है, फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल $2 बिलियन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एस्टिमेट्स को सामने रखें तो $2 बिलियन से थोड़ा सा शायद ज्यादा बनता है। लेकिन ये बुनियादी बात है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।